नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव के छठे दौर की 58 सीटों पर कल मतदान होना है और उसमें राजधानी दिल्ली की 7 सीटें शामिल हैं। इस बीच दिल्ली बीजेपी ने बुर्के वाली महिला वोटर्स का मुद्दा उछालकर एक बड़े विवाद को भड़का दिया है। जिस तरह हैदराबाद में बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ने बुर्के हटवाकर महिलाओं की पहचान करवाई थी, उसका मुस्लिम समाज की ओर से भारी विरोध दर्ज कराया गया था। इसके बाद बीजेपी ने सीधे चुनाव आयोग से गुहार लगा दी है कि बुर्के वाली महिलाओं की पहचान कराने के लिए महिला सिक्योरिटी को मतदान स्थलों पर तैनात किया जाए। इससे पहले बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ही बिहार के हाजीपुर में इस तरह की ड्यूटी निभाती देखी गई थी। आखिर बुर्के के बहाने चुनाव को किसी खास एंगल की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है क्या, या वाकई ये इतनी बड़ी समस्या है? क्या बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग हो रही है? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही लोकसभा में केवल 114 सीटों पर वोटिंग बाकी है और सभी दल अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जिस तरह एक बार फिर 400 पार का नारा लगाने लगे हैं, उसे विपक्ष के नेता खारिज कर रहे हैं। किसके दावे में है दम, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। से आपको दिक्कत हो रही है तो आपको जानना चाहिए आप देश के विरोध में जा रहे हैं, कोई एक पक्ष में नहीं जा रहे। क्योंकि जिस पक्ष में आप जा रहे हैं, आप समझ रहे हो आप किस मजहब के तरफ बात कर रहे हैं। वो मजहब आज इस प्रकार से रहने की जिम्मेदारी आप ही की थी। पहले उनके पढ़ाई के बारे में सोचो, उनकी नौकरियों के बारे में सोचो, ये मत सोचो। आप सोचने के लिए बहुत मुद्दे हैं मुसलमान भाई बहनों के लिए, उसके बारे में सोचिए। आप इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि देश के विरोधी होने की तरह सोच रहे आप, देश के पक्ष और हित में नहीं सोच रहे आप ये बात। धन्यवाद। सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी दिल्ली अगर एक दरख्वास्त चुनाव आयोजन को दी है तो कौन सी इतनी बड़ी गलती की है। ये चुनाव आयोजन जैसे इंस्टीट्यूशंस होते ही हमारे जैसे लोगों से अपना विनती पत्र लेने के लिए कि हम क्या मांग रहे हैं, अगर उसमें जितना हो सके करने के लिए उनसे। अभी क्या हम लोग पुलिस के पास जाना भी बंद कर दे, चुनाव आयोजना के पास भी जाना बंद कर दे, हाँ तो फिर क्या करें ये लोग? अपने मनमानी से गुंडा भिजाते रहेंगे रोड के ऊपर और पुलिस उनको अरेस्ट तक नहीं करेगी। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से एक विनती पत्र लेकर हम चुनाव आयोजना तक भी नहीं जाए। भाई हम क्या इतनी बड़ी बात पूछ रहे हैं? हम यही पूछ रहे हैं कि जो लोग मतदान देने आते हैं दिल्ली में, कृपया करके उनका फेस आईडी कार्ड से, और वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर को तैनात कर चेक करवा दीजिए। इतनी बड़ी गलती है ये। तो मैं पूछती हूँ असदुद्दीन, आप कहाँ चले गए थे जब औरतें ट्रिपल तलाक के मुद्दे के वजह से दलदल में रहकर इतनी ज्यादतियां हो रहा था उनके ऊपर? वो एकमात्र मोदी भाई थे हमारा प्रधानमंत्री जो उसको निकाल के उखाड़ के फेंके। अगर आपके जगह कोई भी मुसलमान भाई रहता था ना, उस दिन उठकर ताली बजाता था पार्लियामेंट में, चलो यार कुछ कोई तो आए हमारे मुसलमान स्त्रियों के लिए मदद पे ठहरने के लिए। वो भी नहीं कर पाए आप उसका विरोध करें। जो सही पे आंसू गिराने के रहता ना मुसलमान औरत, वहां पे आप ठहरते नहीं। अभी बुर्का का फायदा उठाना चाह रहे हैं आप। क्या करोगे बुर्का का फायदा उठाकर? रिगिंग करवाओगे आप, बोगस वोटिंग डलवाओगे आप? भाई मैं कहती हूं आप मुसलमानों को कैसे भी तरक्की की ओर तो लेके नहीं जा सकते आप, उनका फायदा उठाना बंद कर दो आप। ये अच्छा नहीं दिख रहा है। ये बुर्का का फायदा आप उठाना बंद कर दो पहली बात। क्योंकि हम सिर्फ बुर्के के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पर्दा के बारे में भी बात कर रहे हैं, फेस मास्क के भी बारे में बात कर रहे हैं। हम सब बात कर रहे हैं कि हम हर वो व्यक्ति जो अपना सूरत को जिसी के भी प्रकार से पर्दे से या बुर्का से या मास्क से ढक कर वहां पे आते हैं, कृपया करके वो निकाल के फेस आईडी से चेक कर उनसे वोट डलवाइए। देखिए, भाजपा मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान कर लिया जाए। फर्जी वोट जो लोग डालते हैं उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से जांच क्यों नहीं कराते? मैं तो कहता हूँ सारी पोलिंग बायोमेट्रिक सिस्टम से हो। अंगूठा आदमी उस मशीन पे लगाएगा, मशीन बता देगी कि ओरिजिनल आदमी है, क्योंकि सबके आधार कार्ड बने हुए, और इससे फेक वोट नहीं पड़ेगा। ये टॉर्चर करना मुस्लिम महिलाओं को ताकि वो घर से ही ना निकले, वोट डालने ही ना आए। वोट डालने जा रहा है आदमी या बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, कस्टम पे जा रहा है? नहीं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है आप डिस्करेज क्यों कराना चाहते हैं। आपको तो मुस्लिम महिलाओं को टॉर्चर करके वोटिंग परसेंटेज कम करना चाहते हैं, आपका तो ये मकसद है।
मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, बल्कि मैं डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि सारी पोलिंग बायोमेट्रिक सिस्टम से हो, ताकि फर्जी वोट पड़े ही नहीं। आपको मालूम है कौन लोग फर्जी वोट डालते हैं और कितना डालते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है, उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। क्या गलत कह रहे हैं भाई? आदमी का आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर बुर्का हटवा रहे हैं, नकाब हटवा रहे हैं, उनकी क्या तलाशी भी ली जाएगी? क्या ऐसा भी कुछ वो डिमांड कर रहे हैं? तो फिर कौन जाएगा वोट डालने? ये तो तरकीब है वोटिंग कम करने की मुसलमानों की। तो ये तो जाहिर है टॉर्चर किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को। ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, 76 साल तो हो गए, किसी को कोई परेशानी तो हुई नहीं आज़ाद भारत को। अब इन्हें क्या परेशानी है मुस्लिम महिलाओं से? तो सुन लिया आपने, छठे दौर के घमासान से पहले सत्ता के महासंग्राम में बुरके का छौंका लगा दिया गया है। आखिर बुरके की बात क्यों लेकर आई गई सामने? क्या बुरका कोई सिंबल है? क्या मतदाताओं को कोई मैसेज है? क्या कौन सी सियासत है? दिल्ली के चुनाव से पहले बुरका क्यों लेके आया गया? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सियासत में आखिर चल क्या रहा है। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। भरत सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश सिंह है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, बुरका लेके आ गए आप लोग दिल्ली चुनाव में, कौन बोगस वोटिंग कर रहा है? महिलाएं बोगस वोटिंग क्यों करेंगी? किस तरह का जो है ये डिमांड किया आप लोगों ने? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, तब तक हम भरत सिंह जी चलते हैं आपके पास। भरत सिंह जी, बीजेपी एक बार फिर जो है एक मुद्दा लेके आ गई है, लेकिन उस मुद्दे के जरिए कहा जा रहा है कि जो बोगस वोटिंग है उसको रोकना है, सिक्योरिटी लगाई जाए महिलाओं की। ओवैसी कह रहे हैं ये मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रही है बीजेपी। भरत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, भरत सिंह जी जुड़े हुए हैं आप? मुकेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आप भी गठबंधन के साथी हैं। ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रही है बीजेपी, बुरके का सवाल उठा रही है और बार बार हैदराबाद में देखा गया, हाजीपुर में देखा गया, मुस्लिम महिलाओं का बुरका उठाकर उनकी पहचान की जा रही है। बीजेपी कहती है इसमें क्या गलत है, लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं इससे कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, वोटिंग कम हो जाएगी। नवीन जी और बाकी सभी साथियों को नमस्कार। देखिए नवीन जी, जिस तरह की स्थिति है इसका पूरा जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर आता है, क्योंकि चुनाव आयोग को तय करना है कि वो किस तरह से चुनाव चाहता है और चुनाव के बहाने क्या देश को बांटना चाहता है क्या चुनाव आयोग, क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रहा है क्या चुनाव आयोग। अगर इस तरह की कोई शिकायत आ रही है जिससे लोगों को आपत्तियां हैं तो उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चुनाव आयोग अगर इन आपत्तियों को खारिज करता है तो चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्यों खारिज कर रहा है इन आपत्तियों को। तो निश्चित तौर पे चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध न हो, इस पर चुनाव आयोग को काम करना चाहिए और देश तभी मजबूत होगा जब हमारा चुनाव आयोग और बाकी तमाम संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से काम कर सके। आज स्थिति विषम है, पूरे देश में आज आवाज उठ रही संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में कि कहीं चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठ रही, कहीं कहीं शंका किया जा रहा है। तो ये निंदनीय है। इन सब चीजों को दूर करना, देश को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। नहीं, आप बीजेपी की इस मांग से सहमत हैं कि महिला सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएं? जो महिलाएं बुरके में आ रही हैं, चेहरा ढक के आ रही हैं, उन सब का चेहरा खुलवा कर पहचान की जाए। देखिए बीजेपी क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि इस देश में जो परंपराएं रही हैं चुनाव की वो कैसे कायम होगी, वो चुनाव आयोग को देखना है। बीजेपी को तो पता है कि मुस्लिम हमको वोट नहीं करते। बीजेपी तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी एक तरफ मंच से कहते हैं कि
एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो हमको ऐसा इस तरह से प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, हम प्रधानमंत्री पद लायक नहीं। दूसरी तरफ ये हिंदू मुसलमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनके नेता, अगर प्रधानमंत्री जी उससे सहमत नहीं तो उन नेताओं को दंडित करें, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, उनको शह देते हैं और वो भी लगातार इन पर बात करते रहते। तो तय बात है कि प्रधानमंत्री का चेहरा सामने दिख रहा है कि प्रधानमंत्री केवल पूरे देश के प्रधानमंत्री न होके केवल कुछ लोगों के प्रधानमंत्री, उन लोगों के प्रधानमंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की जय करने वाले लोग हैं, उन लोगों के प्रधानमंत्री हैं जो कि भ्रष्टाचारी तो हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की जय करते हैं। पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री, उनको निर्बल वर्ग से कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं है, देश टूटे या बिखरे उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको केवल अपनी सत्ता चाहिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमोबेश ये हो गई है। नवीन जी, आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या स्टैंड रखती है कि सिक्योरिटी गार्ड महिला लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? नहीं, आम आदमी, मैंने बताया तो अभी कि कहाँ बताया आपने? सारी बातें बताई, वही बातें करना बताई। चाहिए कि जो परंपराएं रही है चुनाव की, क्या इससे किसी तरह की दिक्कत, जो पहले कैसे चुनाव होता था, पहली बार तो चुनाव हो नहीं रहा है, क्या इस तरह से होता था क्या कि महिला सिक्योरिटी गार्ड लगा के और लोगों का बुर्का हटा के चुनाव होता था, या पहले चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे क्या? तो ये कौन तय करेगा, कौन इसका जवाब देगा? इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। चलिए प्रदीप इस जवाब लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, रोज एक नया नया मुद्दा लेके आप लोग आ जाते हैं। आज आप लोग बुर्का हटवाना चाहते हैं, बुर्के की जांच करवाना चाहते हैं, बोगस वोटिंग का अचानक आपने 5 दौर का मतदान पूरा हो चुका है, 6ठे दौर से पहले ये डिमांड कर दी गई। आज तक मतदान की ऐसी डिमांड तो की नहीं गई थी। ओवैसी जी कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिरा देंगे और वोटिंग कम हो जाएगी। क्या आपने कहीं देखा किसी महिला को कोई अपराध में गिरफ्तार करने के लिए जेंट्स जाते हो? नहीं, गिरफ्तारी की बात कहां से आ गई है? क्यों महिलाएं बोगस वोटिंग करने आएंगी? सर मुझे पूरा बोलने तो दीजिए। ये जो आज धर्म के ठेकेदार बैठे हैं मेरे साथ में, क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए? आज जो धार्मिक ठेकेदार मेरे साथ बैठे हैं, क्या कोई अगर बुरखे में आ रहा है तो उसकी आईडी लेके साथ में, तो क्या महिला पुलिस चेक नहीं करनी चाहिए? निष्पक्ष वोटिंग नहीं होनी चाहिए? क्या हमने संभल में नहीं देखा, मुरादाबाद में नहीं देखा, बिजनौर में नहीं देखा, सहारनपुर में नहीं देखा, और कितने बताओ, चंदौसी में नहीं देखा, लखनऊ में नहीं देखा, आजमगढ़ में नहीं देखा, 5वें दौरे बहुत कुछ देखा, पश्चिम बंगाल में भी देखा। और अगर निष्पक्ष चुनाव का डर है तो काय की दिक्कत है? भारतीय नागरिक है इस भारत, तो ये भारत उन्हीं का है। मुस्लिम बोले क्या आप उनकी मजाक उड़ा रहे हैं? वो भारत की महिला है और भारत का पूरा अधिकार है उनका। और अगर आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, डर काय का है? अरे भाई, हमारी बहन बेटियां तो पुलिस में है ना, और सुरक्षा में वो भी होती है। मैं जाऊंगा, आप जाओ, सबकी आईडी चेक होती है, पहले पुलिस चेक करती है। पूरे देश से हम जब वोट डालने जाते हैं तो हमारी आईडी भी चेक होती है ना। प्रदीप जी, गेट पे चेक होती है। प्रदीप जी, उनकी आईडी भी चेक होती है, लेकिन खास तौर से बुर्का हटवा कर, जैसी तस्वीरें हमने देखी हाजीपुर में बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो चेहरे से बुर्का हटवा रही थी, हैदराबाद में हमने देखा माधवीलता जी हटवा रही थी, तो उनको लगता है ये अपमान हो रहा हमारा। अपमान नहीं हो रहा है, ये फ्रॉड रोका जा रहा है, जालसाजी रोकी जा रही है। ओवैसी जी को पता थी कि मैं हार रहा हूं, उन्होंने बुरके की आड़ में डुप्लीकेट वोट डलवाए और इसको रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने। इस पे क्यों नहीं आते हैं? आज जो है डर है पूरे सारी पार्टियों को कि हम हार रहे हैं, और जो बेटियों की आन बान शान है बुरखा, उसकी आड़ में वो गलत काम कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और उन बुरखे वाली बहन बेटियों का मान सम्मान करती है। मैं समझता हूं किसी को आपदा नहीं होनी चाहिए जब पुलिस चेकिंग कर रही है। तो जब कोई चुनाव लड़ता है प्रत्याशी, तो वो बिल्कुल सजग लड़ता है और वो चेक करता है कि मेरा वोट पड़ रहा नहीं पड़ रहा, डुप्लीकेट वोट पड़ रहा नहीं पड़ रहा। क्या अभी बिहार में जो दंगा हो रहा है किस वजह से हो रहा है? डुप्लीकेट बोकस कराने गए थे ना लालू की बेटी, जो दंगा करा के आ गई, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बुरखे को आज मुद्दा बना रहे हैं। आप आज उस अस्मत को जो अपनी लाश ढक के, जो मुंह ढक के जाती है, उसको आज मुद्दा बना रहे हैं आप। अरे काय की बुराई है भाई? ठीक है, धारा से तुमने एक बार खत्म कर रहा हूं, क्या जितनी पार्टियां बैठी हैं यहाँ पे, अपने दिल पे हाथ रख के बता दे, अपनी माँ की कसम खा के बता दे, या अपने नेता की कसम खा के बता दे, धारा 370 किसने पैरवी करी थी? एक ने पैरवी नहीं करी, सबने विरोध करा था।
आज उन बेटियों को यार हमें राजनीति कर रहे हैं, कभी पहलवानों के कमर के भी छुप के राजनीति करते हैं, कभी किसी के पीछे छुप के राजनीति करते हैं, और हर जगह मुंह की खाते हैं और जूते खाते हैं। और आज भी राजनीति करने आए तो उन बेटियों की बुरखों पे आए। अरे भाई, भारतीय कानून पे विश्वास नहीं, बोल दो कि हमें भारत और भारतीय कानून पे विश्वास नहीं है। हम पुलिस को नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते, निर्वाचन आयोग को नहीं मानते। मैं समझता हूं मंच ठीक से है। भाषण दे रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, चुनाव ठीक है, जो ईमानदार वोट डालने जा रहा है, बुरखे या बिना बुरखे के, उसको डरना नहीं भाषण का चाहिए। मंच नहीं है, ये भाषण का मंच नहीं है। नहीं ठीक है, पिछले ठीक है, 10 उन्होंने महीने उन्होंने में नहीं खाली भाषण नहीं दिया, भाषण उन्होंने देने के लिए जवाब बिठा के रखे दिया। आप। ठीक है, भरत सिंह जी बोले, आप जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है, आप लोग इस मांग के साथ है कि नहीं है? अरे भारतीय जनता पार्टी का और ये महाशय का अगर चले ना तो ये बोल दें कि सारे देशवासियों का कपड़ा उतार के जो है वोट डलवाना लगे। ये इसमें क्या आदमी है? अब इनको ये नहीं समझ में। अब ये तो अब प्रदीप देश जी के जवाब सभी ले लोगों लीजिए, का प्रदीप 140 जवाब ले करोड़ लीजिए। लोगों का कपड़ा उतरवा दोगे। ये अभी तुम्हारी बस चलेगी तो भाषण का ये मंच नहीं है, भाषण देने की बात कर रहे हो। किसी का समाज होता है ना, धर्म जाति, उसको मानना पड़ता है। इस देश में एक संविधान है। आपको कौन हक दिया है कि किसी का बुर्का उठा के आप चेक करो? आपने क्या किया चेक करने के बाद? बताओ, माधवी लता कौन होती है? माधवी लता जी, हमारा नाम मत लो, बुर्का उठाने वाली, हमारा नाम मत लीजिए, हमारा नाम मत लीजिए। हमने तो अपनी डिमांड रखी है, हमने तो मांग करी है। बड़ी भाषण करते हो, हार के डर से जो है हालत खराब है तुम्हारी, हार के डर से तुम्हारी हालत खराब है, बैंड गिली हो गई है तुम्हारी, और बात करते हो बैठ के यहाँ पे। किसी के धर्म जात पे जो है उंगली उठाना, किसी का बुर्का उठाना, ये तुम्हारा समाज और कोई समाज सिखाता है क्या? इस तरह से बात करते हो कि नहीं बुर्का उठाना है, बुर्का उठाना। माधवी लता कौन होती है बुर्का उठाने वाली? तुमको अगर शक था तो आप महिला कांस्टेबल लेके आते हो, चेक करवाते। माधवी लता का प्रकरण पुराना हो चुका है, बीजेपी ने आज चुनाव आयोग से मांग की है। चोरी तो डर का है क्या? बात जब चोरी नवीन जी कैसा है, अभी इनको चुप कराइए। 15 मिनट तक पकड़ में बैठ के सुन लीजिए, प्रदीप, सुन चोरी लीजिए, करी सुन नहीं तो लीजिए। डर का है फिर? डर तो आप रहे चोरी में, इसका मतलब आप चोरी कराना मैं चाहते हो बुर्के की। बताता हूँ आपको क्या तकलीफ है इनको। अभी इतना बात तकलीफ क्या बता रहा हूँ आपको। इनको ये अच्छी तरह से पता है कि माइनॉरिटी का वोट पूरी तरह से कांग्रेस को मिलने वाला है, वो इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। तो किसी तरह से बुर्का उठा के, इसी तरह से हरकतें करके, अभी अगर ये करेंगे तो वहां पे लाइन लगी रहेगी, तो वो और डिले होगा। जितना डिले होगा उतना वोट इंडिया गठबंधन को कम मिलेगा। तो इनसे इनको तकलीफ है, ये जानते हैं कि अगर ये पूरा वोट आया तो किस तरफ वोट जाएगा। हाँ, हमको मिलेगा, हमने काम किया है, हमको मिलेगा, हमको शर्म नहीं आती है बोलने में, क्योंकि 140 करोड़ देश की जनता वो हमारी जनता है। आपके वैसी नहीं है कि मुसलमान उनका है, हिंदू हमारा है, और जो है सिख दूसरे का है, ईसाई दूसरे का। ये हम नहीं करते हैं। हम 140 करोड़ जनता का इस देश में मान सम्मान करते हैं। ये आपके जैसा 84 के दंगे तो आपने कराए थे ना, सिख आपके 84 के दंगे आपने कराए थे, सिख आपके 92 के दंगे कराए थे आपने, सिख आपके 92 के दंगे कराए। जो नकली हिंदुत्व का चोला पहन के ना, वो तुम्हारा काम है करने का, वो तुम्हारी भाजपा का काम है करने का। ये कांग्रेस का काम नहीं है, इंडिया गठबंधन का काम नहीं है। डरा हुआ, सहमा हुआ इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार इतना डरा हुआ है कि आप छोटे सारे चैनलों पे जाके और ये कहता है, इंटरव्यू देता है, क्या कहता है, आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना, आप सिर्फ उसकी बात करना, आप आगे पीछे बात मत करना। बेरोजगारी की, महंगाई की, इंदिरा जी ने महंगाई बढ़ा दिया था। आज के नौजवान क्या जानेंगे कि इंदिरा जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया था? अब कुछ नहीं मिला, तुमने क्या किया वो बताओ ना। पिछले 10 साल में तुमने देश की जनता के लिए क्या काम किया वो बताओ। महंगाई पे, बेरोजगारी पे। नहीं, आपकी 2 गाय में से 1 गाय ले लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कैसा प्रधानमंत्री आया देश में भाई? मंगलसूत्र छिनवा रहा है, गाय 2 भैंस में से 1 भैंस ले रहा है, 2 घर में से 1 घर ले रहा है। अरे भाई, 400 सीट में से 200 सीट भी हम ले लीजिए, अब बचा कर तुम्हारे पास? तुम तो चले गए गाँव, वो झोला उठा के जाने वाले थे ना, 2014 में कहे थे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा, फकीर हूँ, चल दूंगा। अब जाने का समय आ गया है, वो झोला भी तैयार है, लेकिन वो झोला जाने से पहले ईडी और सीबीआई सारी लोग चेक करेंगे, उसको जांच करेंगे कि उस झोले में क्या क्या लेके जा रहे हो। टेंशन मत लो। ठीक है, राकेश सिंह जी, आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है, खबर आपको पता होगी, कि जो महिलाएं बुर्के में आएंगी उनकी जांच की जाए और उनकी फ़ोटो मिलान की जाए, उसके बाद उनको वोट डालने के लिए अंदर भेजा जाए। और कांग्रेस कह रही है
कि इस तरह से जो है लंबी लाइन लग जाएगी और बड़ी संख्या में महिला वोटर वोट नहीं दे पाएंगी। ओवैसी का बयान आया है, उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रही है बीजेपी कहना है कि बड़ी बोगस वोटिंग हुई है पिछले दौर में, हम वो रोकना चाहते हैं। संतुलित होकर बताइए कि कौन किसका पक्ष ज्यादा आपको सही लगता है? नमस्कार और आपके तीनों पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। देखिए, इसका दो जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि चुनाव आयोग ने एक पहचान पत्र जारी किया था, उसका मतलब यही था कि पहचान पत्र चेक किया जाए कि जो आदमी है उसी का है कि नहीं। तो अगर बुर्के में कोई रहेगा तो उसका पहचान कैसे पता चलेगा, बाहर से तो दिखता नहीं है। तो वो बुर्का उठा करके देखने में मैं नहीं समझता कि कोई संवैधानिक या कोई धार्मिक परेशानी है, क्योंकि धर्म में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अगर कहीं पहचान बताने के, जो एयरपोर्ट जाते हैं तो बुर्का उठा के नहीं दिखाते कि मैं हूँ, राशन कार्ड लेने जाते हैं तो चेहरा नहीं दिखाते, अंगूठा लगाते हैं ना मशीन में। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहला तो ये अगर कोई कहता है कि बुर्का उठा करके देखना, चेहरे को देखना ये गलत है, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। वो सही है, वो पहचान का मतलब है, बोगस रुकेगा अगर इससे रुक रहा है तो। दूसरा है कि ये उठा क्यों। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अंत तक आते आते अपनी औकात बढ़ा दी। वो पहले तो अपने अलग अलग वोट देती, लेकिन जैसे उसके 2 चरण रह गए तो अपने मान्यता हिंदू मुस्लिम करते करते कर ही दिया। मतलब मैं बड़ा परेशान था कि अब तक हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं आया, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, अभी तक हिंदू मुस्लिम काहे नहीं आया, ना इधर से ना उधर से। मैं बड़ा परेशान था, लेकिन मेरा मनसा पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने, ले आई हिंदू मुस्लिम को। ये मान्यता है, भाजपा बिना हिंदू मुस्लिम के चुनाव लड़ ही नहीं सकती। जीतने की तो खैर वो ना भी लड़ती तब भी जीतती, क्योंकि उसने काम किया हुआ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाना कि वो मुसलमान को आरक्षण दे दिया, वो तुम्हारा पैसा लेकर के बड़े ज्यादा बच्चा पैदा वाले को दे देंगे, तो ज्यादा बच्चा तो सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव का है, पीवी नरसिम्हा राव के पास बच्चा है, लेकिन उनका टारगेट बड़ा ज्यादा बच्चा मतलब मुसलमान, जो ज्यादा बच्चा। तो अंत में वो हिंदू मुसलमान करके आई। उससे 2 बातें स्पष्ट होता है, क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है, उसका इंटरनल रिपोर्ट बता रहा है कि भाई जल्दी से औकात में आ जाओ, नहीं तो कहीं दिक्कत में आ रहे हो, या उनको लग रहा है कि यार ये मैंने राम मंदिर बनाया, इतना ज्यादा इसमें प्रोपेगेंडा किया और वो मेरे को प्रसाद ही नहीं मिल रहा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं करूंगा तब तक मंदिर का प्रसाद मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो निश्चित तौर से है कि मुसलमान राम मंदिर का प्रसाद नहीं खाएगा, वो हिंदू ही खाएगा। तो जब तक राम मंदिर नहीं आएगा, जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं आएगा, तब तक राम का माया नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जिस फेस में पूर्वांचल में भी वोट है वहां हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेशन है। क्योंकि देखिए कई सीटों पर जातीय फैक्टर है। हमारा, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, हमारे फैक्टर में जो 7 सीट है वो मुस्लिम डोमिनेट करता है। अगर वहां पर राजपूत यादव ब्राह्मण अलग अलग हो गए तो सीट गड़बड़ हो सकती है। तो वहां पर हिंदू को पोलराइज करने के लिए हिंदू मुसलमान किया गया, ताकि ये जाति बंधन से हटे। यह भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी गूगली मारा। और सबसे बड़ा बात है कि नरेंद्र मोदी के जाल में विपक्ष हर बार फंसता है। मैं बार बार विपक्ष को समझाता हूं कि आप मोदी के ट्रैक पर ना खेलें, वो उसमें महारत हासिल है उसको। जहां धर्म पर आएंगे उसके पास 6 गेंद पर 6 ऊपर आउट करने की क्षमता है। आप अपनी क्षमता पर आइए, अपने काम पाइए। लेकिन हमारा आपका सुनता कौन है? ये मोदी जाल फेंकते हैं और ये लोग फंस जाते हैं। मेरा अपना मानना ये। ठीक है मुकेश सिंह जी, आपने सुना जो है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है रणनीति कुछ और जग रही है, तो आप लोग इसे काट कर नहीं पा रहे हैं, बीजेपी के जाल में फंस जा रहे हैं आप लोग बार बार। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग लगातार आज पिछले 1 साल से बीजेपी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी केवल मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने जो वादे किए थे पिछले 2 चुनावों में कि मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा, मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा, मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, महिला उत्पीड़न नहीं होगा, तो बहुत सारे वादे इन लोगों ने किए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया। तो मैं बराबर याद हम लोग दिला रहे हैं कि आप जो जनता से वादा करने के आए थे सत्ता में, उसको आपने भुला दिया। और अब इनके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो कहीं बुर्का लेके आ जा रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमान लेके आ जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं खटाखट राहुल बोल रहे हैं, कभी राहुल की भाषा बोलने लग जा रहे हैं। तो देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। मोदी जी का चेहरा देख लीजिए आज आप,
मोदी जी का चेहरा एकदम कुम्हलाया हुआ है, जैसे लग रहा है कि उनके चेहरे पर बाजा बज चुका है। तो निश्चित तौर पे मोदी जी को पता हो गया कि जो 5 चरण का चुनाव है, देखिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। वो केवल केवल मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है। जनता को ये नहीं बताया जा रहा है कि जब हम चुनाव फिर से जीत के आएंगे तो इस देश में क्या कर देंगे, क्या हम रोजगार जो वादा करके आए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, क्या वो फिर से देने लगेंगे कि नहीं देने लगेंगे, जो वादा पूरा नहीं कर पाए। 15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में देंगे कि नहीं देंगे। जो अजय मिश्र टेनी के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, क्या उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह के जो वादे करके आए थे वो तो पूरा किया नहीं उन्होंने, केवल लफाजी कर रहे हैं। तो इस तरह की बातों से अब जनता उब चुकी है। जनता ने, मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल पे, जनता ने मूड बना लिया है और 5 चरण का चुनाव भी आपको बता रहा है कि 5 चरण का चुनाव जो अभी हुआ है बीजेपी के पक्ष में नहीं गया है, एनडीए के पक्ष में नहीं गया है। इसलिए जिस तरह राकेश जी कह रहे हैं कि क्या ये चुनाव हार रहे हैं, निश्चित तौर पे ये चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि आ गए वो पुराने राग पर। बल्कि आए तो पहले से ही थे, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। बुर्का हटा दो, हिंदू मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दो, मतलब कि उसी पीच पर खेलने लगे। और विपक्ष की राजनीति हमेशा मुद्दों की राजनीति रही है। विपक्ष हमेशा इस बात पर अडिग है कि जब हम आएंगे तो जनता के जो मूलभूत आवश्यकता है उनको कैसे, उनका जीवन स्तर ठीक हो सके, कैसे उनको बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके, कैसे बेरोजगारी दूर हो सके, इस पर हम काम करेंगे। किसानों को कैसे राहत दे सके, इस पर हम काम करेंगे। महिला उत्पीड़न को खत्म करना है, उस पर हम काम कर देंगे। और जो भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से इन लोगों ने संगम बना लिया है, इनके ऊपर जांच बिठाएंगे। और ये अजीत पवार और हेमंत विश्व शर्मा और तमाम छगन भुजबल जैसे लोगों को जो इन लोगों ने क्लीन चिट दे दिया है, तो उसकी फाइल फिर से खुलेगी और उसकी जांच होगी। एक बार मैं इसमें बोल दूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मुझे हंसी आते मुकेश भाई के बात पर, ये अजीत पवार की फाइल खुलेगी तो कौन फंसेगा? जो किया था वो मोदी के मंत्रिमंडल में नहीं किया था, और जो हेमंता विश्व शर्मा पर जो केस है वो भी मोदी के मंत्रिमंडल में नहीं है। अगर ये क्लीन चिट वालों की फाइल का चीट हटाएंगे तो आप ही फंसेंगे, क्योंकि घोटाला आपके जमाने का था। यह बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी के जमाने का घोटाला अजीत पवार ने नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के जमाने में हेमंता विश्व शर्मा ने कोई घोटाला नहीं किया। मुझे बड़ा अफसोस है कि या तो नरेंद्र मोदी ने कोई घोटाला ही नहीं किया, या विपक्ष अक्षम है कि उनका कोई घोटाला एक्सपोज नहीं किया। मोदी के पक्ष में ये बात जाता है। लेकिन जो है आखिरकार उसको लेके तो आए, वो क्या लेके आए? कौन सा अपनी घोटाला पार्टी में लेके आए? घोटाले के आरोपियों को अपने गठबंधन में लेके आए मैं मोदी जी। नहीं, मोदी जी बचाने के नहीं, यही तो देखिए, आप राजनीति की भाषा ना बोले भाई साहब, हम पत्रकार हैं, हमें निष्पक्ष बोलना चाहिए। मोदी ने किसी स्टेज पर नहीं कहा है कि उनकी गुनाह माफ कर दिया गया, उन पर जांच चल रही है। हाँ, जो पार्टी में है उसका धीमे चल रहा है, वो जो पार्टी में नहीं उसका तेज चल रहा है, बस यही चल रहा है। डिप्टी सीएम बना लिया और इससे और सब बड़ा नाम क्या होगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो, बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ।
सोच समझ के बटन दबाइयो, सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता जागो जागो तुम मतदाता, वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB। और राजधर्म में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है बुर्के पर। जिस तरह से बीजेपी ने सवाल उठाया है, चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि बुर्के के लिए महिला सिक्योरिटी गार्ड तैनात की जाएं और हर बुर्के वाली महिला की जांच हो, उसके बाद उनको वोट डालने दिया जाए। कल दिल्ली में मतदान है, देश की राजधानी की 7 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे लगातार चर्चा हो रही। प्रदीप भटनागर जी है नेता बीजेपी के, भरत सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, मुकेश सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राकेश सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपने सुना, सबकी बातें सुनी आपने, आप जवाब दे देंगे। एक सवाल ले लीजिए, कल दिल्ली का मतदान भी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली की 7 सीटें पिछली 2 बार से बीजेपी के पास हैं, लेकिन इस बार बड़ा अंतर ये आया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बड़ी कड़ी चुनौती है और कई सीटों पर 20% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां पर बहुत तगड़ी चुनौती है और कहा जा रहा है इस बार बीजेपी 7 सीटें नहीं जीत पाएगी। कहावत है कि चाहे तो बोले बोले छल्ले भी बोले। ये आम आदमी पार्टी वाले यहाँ आज जो भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश ने और पूरे विपक्ष ने शराब दिल्ली में है, 2 तारीख को वापस गोइंग टू जेल। उसके बाद बताया भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी का नाम नहीं बता रहे आप। भ्रष्टाचारी बताइए, आगे से आपके साथ हुआ नहीं है, ये एक दूसरे को पिछाने के लिए। कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है प्रदीप जी, 20 साल का होना पड़ता है, माइक में दिक्कत है, आवाज पूरी आ रही है मुझे आपकी। स्पीकर पे मेरे ख्याल से आवाज थोड़ा सा हट जाती है। ठीक कर लीजिए आप, तब तक भरत जी से सवाल लेता हूं। भरत जी, आप लोग जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ, बीजेपी को कड़ी टक्कर देने जा रहे थे। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के पास हैं 2 बार से, लेकिन राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी की एक भी रैली साथ में नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो आपको और फायदा नहीं होता? मुझे फिर से जरा रिपीट करिए, क्योंकि दोनों लोग बीच में बोले थे। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी की एक भी रैली नहीं हुई साथ में, आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता साफ समझ रही है, सीटों का बंटवारा है लेकिन दिल नहीं मिले हुए हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है नवीन भाई, राहुल जी के अपने जो है सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, अलग अलग जवाबदारी सभी पार्टियों के सभी नेताओं को मिली हुई है। और आपका जो कहना है कि एक साथ दिल्ली में अगर रैली होती तो दिल्ली में सब जानते हैं कि राहुल जी कहाँ रहते हैं और अरविंद केजरीवाल बोलना चाहता हूँ। तो थोड़ा मैं आम आदमी पार्टी बोल रहा था, क्या आम आदमी पार्टी बताएगी कि नया स्कूल कितने बनाए हैं,
पीडब्ल्यूडी कितने रोड बनाए हैं? प्रदीप जी क्या कांग्रेस एक बार, बनाई कि प्रदीप अपने जी, शासित राज्यों में प्रदीप जी, कितनों को इन्होंने प्रदीप जी, भरत जी बोल रहे हैं, जवाब ले लीजिए पहले, फिर आता हूं आपके पास। मेरी बारी है, मुझे तीनों की बातों का जवाब देना है। मुझे भरत सिंह पहले बैठ के ये बताया कि उनको नौकरी दे दी, झारखंड में कितनी नौकरी दे दी, बिहार में कितनों को नौकरी दी, और इसके बाद राजस्थान में कितनों नौकरी दे गए हैं। थोड़ा इसका बारे में बता दें। बेरोजगारी जो बना रहे हैं, और भाई साहब कह रहे थे परमार साहब हिंदू मुस्लिम नहीं करी भारतीय जनता पार्टी ने, तो परमार साहब बता लीजिए, पूछ लीजिए ना इससे, वे किसकी जांच कराना चाहते हैं हिंदुस्तान भारतवर्ष के अंदर, किसकी प्रॉपर्टी की कराना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी या गाँव में जो घेर कहते हैं, मैदान कहते हैं, किसके पास है, किसका सोना छीना चाहते हैं? सबसे बड़ी देश में कौन सी है हिंदू आबादी है? क्यों नहीं हुआ? हाँ बताइए ना, किस प्रदेश के अंदर दंगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में दंगा हुआ है? क्या किसको शिक्षा नहीं मिली है, किसको पायलट नहीं मिला? तो कम से कम बोलने से पहले ये तो बताइए कि हिंदू मुस्लिम बड़ा कौन है। और आज ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया है या तो कांग्रेस ने उठाया या परमार जी ने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के 140 जनता की बात है, 140 करोड़ जनता की बात है। इनसे आम आदमी पार्टी की बात क्या है बोलने की? थर्ड जेल में अरे चोर बोल रहा है। पंजाब में हर घर के अंदर कैंसर पीड़ित है। यार मिट्टू की तरह बोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जेल में है, हमसे हिसाब मांग रहे हैं। डीटीसी के ड्राइवर पक्के नहीं करे, स्कूल के शिक्षक पक्के नहीं करे, इन्होंने प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों के अंदर, पीडब्ल्यूडी की सारी रोडें टूटी पड़ी है। ये केवल शराब माफिया अपने को बचाना। हाँ बताइए, कांग्रेस के मुखिया वो बेल पे, आम आदमी पार्टी के मुखिया वो बेल पे, आरजेडी के मुखिया वो बेल पे। ठीक है प्रदीप, जवाब ले लीजिए, तब तक आपका माइक भी ठीक हो जाएगा। भरत जी बोलिए। अब इनको बुलवा लीजिए 1 घंटा, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं, उन्होंने 1 घंटा कहाँ बोला, अपनी बारी में बोला, अपनी बारी में आप बोलिए। 1 घंटा बुलवा लीजिए तो बोलूंगा। मैंने बोला राहुल गांधी बेल पे है या नहीं है, जवाब दे दीजिए हाँ या ना। पी चिदम्बरम बेल पे है या नहीं है भ्रष्टाचार के अंदर, हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ठीक है भरत जी बोलिए। अमित शाह तड़ीपार थे कि नहीं थे? हाँ कर रहा हूँ मैं। अमित शाह तड़ीपार थे? अमित शाह तड़ीपार थे? मोदी जी का नाम गोधरा वाला। अरे भाई अब तो सुनो तो सही, अब नाम गिनवा रहा हूँ, गिनते रहो ना। तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार थे कि नहीं थे? थे ना? बिल्कुल हाँ कर रहा हूँ। जेल गए थे कि नहीं गए थे? मैं भी हाँ कर रहा हूँ। आप बताइए, राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं जेल नहीं, राहुल जी जेल नहीं गए हैं। राहुल जी के ऊपर गलत आरोप है, लेकिन आपका नेता जेल गया। आपका नेता तड़ीपार था। आपका नेता अरे आरोप हट गए हैं भरत जी, आरोप हटे हैं। वो फर्जी आरोप है, सारे फर्जी आरोप है, लेकिन अमित शाह के ऊपर फर्जी आरोप नहीं थे। फर्जी आरोप अमित शाह के ऊपर नहीं थे। कोर्ट में साबित नहीं हुआ। जेल गए, तड़ीपार हुए। चलिए व्यक्तिगत टिप्पणियों से आगे निकलिए भरत जी। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आगे बढ़िए, मुद्दों बात करिए। क्या बोले नवीन जी? मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर व्यक्तिगत टिप्पणी से कोई फायदा नहीं। अरे भाई, जब कोई व्यक्ति भाजपाई जब आए साए बाएं बोलेगा तब आप उसे रोकते नहीं है। जब आए बाएं साए भाजपाई बोलेगा तब आप रोकते नहीं है उसे। नवीन जी मैं आपसे पूछा था, तड़ीपार का एक चेहरा दिखा दिया तो तिलमिला गए। ऐसे कितने तड़ीपार भाजपा में है ना, वो सबका मैं नाम बता दो। अरे गृह मंत्री तड़ीपार, इसीलिए तो उनको गृह मंत्रालय दिया गया ना, कि उनको ज्यादा अनुभव है ना, जेल का ज्यादा अनुभव है आपके।
आपके मंत्री को जेल का ज्यादा अनुभव है, इसीलिए उनको गृह मंत्रालय दिया कि तड़ीपार कैसे होता है, जेल के अंदर कैसे रहा जाता है, जेल के अंदर क्या होता है, ये सब पता है ना आपके तड़ीपार को? है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? पता है ना? लेकिन भरत जी, दिल्ली की लड़ाई बहुत दिल्ली की लड़ाई मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक साथ आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरह से लड़ना चाहिए था मिलकर। अब नवीन जी मुद्दों पे आते हैं, बता रहा हूँ। देखिए दो तीन फैक्टर। गृहमंत्री जी के बारे में पूछा, मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। प्रदीप जी सुन लीजिए। अब महानुभाव को इतनी मिर्ची लगी है, परमार भाई इतनी मिर्ची लगी है आज की, ये चुप नहीं रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी पिच पे ये खेले, और ये हमारी पिच पे खेले हैं। खटाखट 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 खटाखट। अरे भाई आज भाइयों, अरे नरेंद्र मोदी से बड़ा प्रदीप जी सुन लीजिए, उसका जवाब दिए, सुन लीजिए। इस देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई, और जो अमित शाह से बड़ा मक्कार कोई है क्या? बताओ मुझे। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे भरत जी, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई मतलब नहीं है ना, आप मुद्दों बात करिए। अरे भाई नवीन जी, अब जब भाजपा के लोग बोलेंगे तो आप चुप हो जाते हैं। मक्कार नहीं बोला उन्होंने, मक्कार जैसा शब्द है, ये जो असंवैधानिक शब्द मत बोलिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। अच्छा वो बोलेंगे वो चलेगा। उन्होंने कहा राहुल जी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जमानत पे है। नहीं मैंने फिर अच्छा ये बताए, तड़ीपार, अगर तड़ीपार को तड़ीपार नहीं कहूँ क्या? नहीं कहूँ? कोर्ट से बरी हो गए बाद में, वो एक समय रहा था, कोर्ट से बरी हो गए तो क्या हुआ? अरे भाई हो गए तो क्या हुआ? थे कि नहीं थे? मैं पूछ रहा हूँ, थे कि नहीं थे? बरी हो गए थे ना तड़ीपार वो। प्रदीप जी आरोप पहले बात सुन लीजिए पहले, ठीक है? आगे बढ़िए भरत जी, आगे बढ़िए। अब सुनिए, अब दिल्ली में 7 सीट भाजपा हार रही है। अब पूछो कैसे हार रही है? ऐसे हार रही है कि कांग्रेस और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दोनों की ताकत जब मिलके लड़ रही है, और सोने पे सुहागा क्या हो गया। आज ही केजरीवाल का मैं देखा इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि शायद हम 1-2 सीट जीतते, लेकिन जब वो जेल डाल दिए ना तो एक सहानुभूति होती है। देखिए जैसे मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, यहाँ परमार जी बता रहा हूँ आपको कि इतना उद्धव ठाकरे का और शरद पवार की इतनी सहानुभूति है कि भाजपा चारों खाने चित हो गई। हम लोग 38 सीट जीत के आ रहे हैं यहाँ जो है महाराष्ट्र में। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाले, ये पूरी तरह से अनैतिक हुआ। जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, जिस तरह से एक सहानुभूति की लहर जनता के बीच में है कि एक चुने हुए जो है सीएम को जेल में डाला जा रहा है, और वो भी झूठे केस में। 100 करोड़ रुपया इनसे पूछा जा रहा है कहाँ है, तो आज तक भाजपा नहीं बता पाई, ना ईडी बता पाई कि 100 करोड़ रुपया वो कहाँ है। वो आए बाएं साए की बात करते हैं, यहाँ पैसा है, वहां पैसा है, वहां पैसा है, लेकिन पैसा कहाँ है ये नहीं पता है। तो एक सहानुभूति प्लस वहां पे जो केजरीवाल जी ने काम किया है, आम जनता के लिए काम किया है, चाहे वो स्कूल का हो, स्वास्थ्य का हो, ये सब जितने काम है वो काम उनका वहां बोल रहा है। प्लस कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत है, वो दोनों ताकत मिला के 7 सीट पे इनकी जमानत जब्त। और भाजपा जो 400 पार से अब नरेंद्र मोदी जी आ गए 375 पे। अब सबसे बड़ी मजे की बात है परमार भाई कि इनके जो सबसे बड़ा फोर्स, ताकत, जो फोर्स होता है ना इनका, वो संघ है, संघ। तब तक जेपी नड्डा जी उठ के क्या बोल रहे हैं कि देखिए संघ से, अभी हमारे संघ से कोई लेना देना नहीं है, अब संघ की ताकत कमजोर हो गई है, अब हमसे बड़ी ताकत तो जो है संघ की नहीं रह गई है। यानी भाजपा की ताकत मजबूत हो गई है और संघ खत्म हो चुका है। तो संघ भाई, संघ को ये नागवार गुजर रहा है। और किसने कहा है? क्या जेपी नड्डा जी ऐसा कह सकते हैं? नहीं, इसके पहले, इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का पूरी तरह से चाल है कि तुम जो है ये स्टेटमेंट दो ताकि संघ को भी हम अलग कर दे। अब देखिए, जिसने पैदा किया, जिसने मजबूत किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब उसी को जो है ये अलग करना चाह रहे हैं। जिस तरह से अडवाणी को अलग किए, उसी तरह से इनको अलग करना चाह रहे हैं। अब देखिए मोदी जी अब बहुत जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हैं। ये वहां के गोरख पीठ के जो है एकदम खासम खास जो है योगी जी के जो है एक पुजारी जी ने ये कहा कि भैया हाँ इसमें सच्चाई है, और योगी जी को जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी हटाना चाहते हैं। अब आप बताइए कि इनके अंदर ही घमासान मचा है, ये दूसरे की क्या बात करेंगे? ठीक है। राकेश सिंह जी, आपने सुना होगा भरत जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, आपको लगता है इस बातों में सच्चाई है? संघ वाली बात जो करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा था संघ जो है हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि संघ की बहुत जरूरत नहीं है भाई, ईयरफोन से चाहे टेलीफोन से। तो क्या करेगा, फोन नहीं काटेगा ना भाई, आप शुरू हो गए तो बंद नहीं हो रहे।
तो उन्होंने फोन में काट दिया। जी बोलिए राकेश जी। फोन का फोन मेरे कहा से भटनागर जी आपका भी कट गया। भटनागर जी फोन। अरे भटनागर भाई मंच तो कम से कम देखिए। ठीक है मुकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। हम राहुल गांधी और सोनिया जी और तमीज से बोलते हैं। देखिए नेता का नहीं होता तमीज नहीं टीवी डिबेट नहीं होता। हमारे आपस में किसी से कोई दुराव नहीं, हम सब भाई भाई है। टीवी डिबेट में नहीं चलता। अब मैं वकील हूँ, हमारे सामने सीनियर आएगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं ये मेरे नेता जो कांग्रेस के नेता अच्छी बात नहीं, मैं आपके नेता को सम्मान करके बोलते जी करके। अभी देखा जाएगा हम लोग का लाइव तो नहीं ना जा रहा, पहले पता तो करो। उम्र के हिसाब से आपको तमीज आनी चाहिए। कर रहा हूँ नवीन जी, मैं ये कह रहा था आज का जो चुनावी परिदृश्य है जी वो ये बताता है, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो या गुजरात हो या राजस्थान हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब सीटें कम हो रही तो तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया एकदम पूरी तरीके से अपनी जो वास्तविक छवि है उससे इतर होके वो सारी चीजों को इस तरह से हेलो जी आ रही बोलिए आप हेलो आ रही मुकेश जी आ रही। चल रही है राजधर में एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर नूरपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद करनाल लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। 2024 का सियासी समर शुरू हो चुका है। रौसर बिछ गई है। सियासी गोटियां इधर से उधर रखी जा रही हैं। शिक्षे और मात के इस खेल की हर बारी कौन कहां चूका, किसका पलड़ा है भारी। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव की हर सरगर्मी आपको बताएंगे। शाम 7:30 और रात 9 बजे देखिए मेरे साथ सत्ता का महासंग्राम और 24 का रण सिर्फ एएनबी न्यूज। 2024 का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार। बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार। वादों की बौछार और ब्रेक के बाद राजधर में फिर आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है। आप जिस तरह से दिल्ली में कल चुनाव है, 7 सीटों पे बड़ा तगड़ा मुकाबला है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
मुकेश सिंह जी, आप बता रहे थे दिल्ली का समीकरण जो है वो किस तरह से भारी है इस बार आपके पक्ष में। नहीं, निश्चित तौर पे भारी है। इसलिए भारी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के लोग पूरी तरह से दिल्ली में काम करने के तरीकों से, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से संतुष्ट हैं। दिल्ली में जिस तरीके से काम कर रहा है, अब लोगों को उम्मीद, देखिए दिल्ली में वोट क्यों नहीं मिलता था, सवाल बार बार उठता है कि दिल्ली विधानसभा की सीटें भरते आम आदमी पार्टी जीत तो जाती है लेकिन लोकसभा हार जाती है। लेकिन आज के डेट में आम आदमी पार्टी खुद एक गठबंधन का हिस्सा है, इस वजह से आम आदमी पार्टी लेकिन मुकेश जी, पिछली बार जो है जितने वोट कांग्रेस को मिले थे, जितने आपको मिले थे, वो सब मिला के बीजेपी के उससे भी ज्यादा वोट थे, 50% वोट से ज्यादा थे दिल्ली में। मैं वही तो बता रहा हूँ नवीन जी, आज परिदृश्य बदला हुआ है। पहले वहां की जनता कहती थी कि आप विधानसभा में आपको हम वोट दे रहे हैं, लोकसभा में आपकी कोई चुनौती नहीं, इसलिए आपको हम लोकसभा में वोट नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आप लोकसभा में चुनौती देंगे उस दिन हम आपको वोट देंगे। तो आज की स्थिति यह है कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन की स्थिति मजबूत है, दिल्ली की जनता देख रही है, इसलिए सातों की सातों सीट पर दिल्ली की जनता गठबंधन को वोट देने जा रही है। ठीक है, समय कम बचा, जल्दी सवाल। राकेश सिंह जी, सुना आपने सारे प्रवक्ताओं को, क्या लगता है आपको कितना दम है? नहीं, देखिए दिल्ली का जहां तक बात है, दिल्ली में 3 तरह का मतदाता है, एक भाजपा का, एक कांग्रेस का, एक आम आदमी पार्टी का। और जो भाजपा का मतदाता है और एक मतदाता होता है वो एंटी कांग्रेस है, एंटी बीजेपी है और एंटी आम आदमी पार्टी है। तो एंटी आम आदमी पार्टी वाला मतदाता, देखिए यही तो तकलीफ है आपकी, किसी को बोलने नहीं देंगे। मतलब आप जो है बोले तो बीच में कोई नहीं बोले, लेकिन परमार जी बोलेंगे तो बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे, लेकिन बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो रखने दीजिए। ठीक है, स्वतंत्र है ना। सुनिए, समय कम बचा, आम आदमी पार्टी का वोटर है वो क्या कांग्रेस वाला वोट उसको ट्रांसफर करेगा, और जो कांग्रेस वाला वोटर है क्या वो आम आदमी को ट्रांसफर करेगा? जमीनी स्तर पर जो निचले स्तर पर मतदाता है, जो बिल्कुल एक दूसरे के एंटी है, वहां ट्रांसफर होता हुआ व्यवहारिक रूप में नहीं दिख रहा है। यह एक जरूर गठबंधन के लिए समस्या है। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा के पास है, वो नहीं कहीं के। ठीक है राकेश, समय कम बचा है। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए, प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि जी आप पूछ लीजिए बात कहना चाहता हूँ। बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। आप सुशासन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको जिसका सुशासन अच्छा लगता हो आप उसे वोट दीजिए, मगर वोट डालने जरूर निकलिएगा। मेरा निवेदन ये है। बिल्कुल वोट जरूर निकलिए। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाईवे बनाए हैं, रक्षा प्रणाली अच्छी करी है, अगर आप बात का जवाब देना चाह रहा था जो आपका जरूर निकले। बस मेरा निवेदन ये है कि आपका वोट ही एक परिवर्तन है। बस ठीक है, बोलिए मुकेश जी, बोलिए, जल्दी बोलिए, समय कम बचा है। भरत जी से मैं ये कह रहा था, राकेश जी शायद मेरी बातों को सही तरीके से सुन नहीं पाए थे, क्योंकि देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वहां दिल्ली की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देती थी लोकसभा में, हमको विधानसभा में वोट देती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज के डेट में आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन पूरी तरीके से चुनौती दे रहा है, सत्ता के दौर में आगे है। इस वजह से दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन देने जा रही। इस बार मंत्री आपके संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अगर जी आपकी बात मैं सुन नहीं पाता, आप बीच में बोलते हैं, जब मैं बोल लूं तो फिर आपकी बात समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं। उनको रोग है, वो बीच में बोलने का रोग है। ठीक है भरत जी, पहले तो ठीक है भरत जी, आखिरी कमेंट दिल्ली के चुनाव पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग जरा भी मत घबराइए। आपका अगर एक घर है तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के आने से 2 घर होगा, अगर एक भैंस है तो 2 भैंस होगी। और उसी तरह से हर गरीब महिला को हर खाते में हर महीने में 1 लाख रुपया खटाखट आएगा। और उसी तरह से 8,500 रुपया हर युवा बेरोजगार को महीने में 8,500 रुपया खटाखट आएगा। देश के प्रधानमंत्री के फटाफट पे मत पड़िए, फटाखट पे वोट डालिए, खटाखट वोट डालिए और इंडिया गठबंधन को जिताइए।
ताकि जो है भाजपा के इस जुमलेबाजियों से जो है वो निजात मिले। ठीक है, प्रदीप जी बोलिए, बोलिए प्रदीप जी। वो आउट ऑफ कवरेज हो गए। ठीक है, खटाखट कवरेज के बारे में खटाखट में राकेश जी क्या कहेंगे? खटाखट चल रहा है इस समय? नहीं, खटाखट देखिए क्या है ना, कांग्रेस के नेता पर भरोसे की कमी है जनता के दिमाग में। जो कहते हैं वो जनता मान नहीं पा रही है। भरोसे की कमी आप बता रहे हैं, आप भरोसे की कमी कैसे कह सकते हैं? हिमाचल में हमने जो काम किया, जो कहा हमने वो दिया, कर्नाटक में जो हमने कहा वो किया। आप कहते भरोसे की कमी है? अरे देश के प्रधानमंत्री अपना भरोसा खो गए परमार जी। देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से भरोसा खो चुके हैं। आप भले कितनी भी सागोफोन से उनकी जो है मदद करें, आपके मदद से बेचारे कितने ऊपर आएंगे? 150 के अंदर वो चिमट रहे हैं और इंडिया की टीम खटाखट जो है वो पूरी तरह से सरकार बना रही है और ये एकदम परेशान है इसे। बोलिए राकेश जी, पूरी करिए बात। नहीं देखिए, दिल्ली की जहाँ तक बात है, दिल्ली के मतदाता में भ्रम है। वो जरूर ऊपर में गठबंधन हुआ है, जनता में अभी गठबंधन नहीं बन पा रहा है। अगर ये दोनों जुट जाएंगे तो जरूर भाजपा के लिए परेशानी होगी, लेकिन भाजपा दोनों लोगों की मत प्रतिशत से ज्यादा मत पाई हुई है। और पूरे 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा 10 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूं मैं। ठीक है, 10 सेकंड में प्रतिशत वाला जवाब दे देता हूं मैं। विरुद्ध दे, ऐसा कोई काम नरेंद्र मोदी ने पूरे में नहीं किया है। यह नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है। राकेश भाई ठीक है, 30 सेकंड में 30 सेकंड में चलो। प्रधानमंत्री का चेहरा ठीक है राकेश भाई, ठीक है राकेश जी, बात आ गई आपकी। राकेश भाई ये जो आप लोग कहते हैं बात सही है कि कांग्रेस का और आपका अगर दोनों का वोट परसेंटेज मिला जाए तो कम है, लेकिन आप ये समझिए कि महंगाई बेरोजगारी से भाजपा के लोग भी त्रस्त है। जो भाजपा के वोट देते थे वो भी त्रस्त है। तो क्या वो भाजपा के लिए वोट डालेंगे? क्या वो घर से बाहर निकलेंगे? क्या अगर निकलेंगे तो दूसरे को कांग्रेस को डालते हैं, आम आदमी पार्टी को डालते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। और यही जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को फायदा है कि भाजपा से उनके कोर वोटर है ना, वो खुद नाराज है। और यही वजह है कि पूरे देश में वोट प्रतिशत कम हो रहा है, क्योंकि वो नाराजगी इसी वजह से बाहर निकल रहे हैं। और हमारा वोटर वो पूरी तरह से बाहर निकल के इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। ठीक है, ये फर्क है इस बार। ठीक है, सही माना। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।